हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यशस्वी साइकोलॉजी क्लासेस। तो आज हम हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है एनालिसिस ऑफ डेटा। तो एनालिसिस ऑफ डेटा बेसिकली होता क्या है। अब जैसे एक रिसर्चर है, उन्होंने पहले अपने डेटा को कलेक्ट किया बाय यूजिंग वेरियस मेथड्स, जो मेथड्स हमने पहले पढ़े थे। उसके बाद जो डेटा उन्होंने कलेक्ट किया, उस डेटा के बेसिस पे वो थोड़े कंक्लूजन्स निकालते हैं कि उस डेटा से उनको क्या पता चल रहा है अपनी रिसर्च में। उस पे वो उसका मतलब है कि वो कंक्लूजन निकालते हैं। अब उन कंक्लूजन्स को निकालने के लिए उनका जो डेटा होता है उसको एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो दिस रिक्वायर्स एनालिसिस ऑफ डेटा। ठीक है, अब एनालिसिस ऑफ डेटा कैसे होगा। एनालिसिस करने के लिए दो मेथड्स यूज़ होते हैं। पहला है क्वांटिटेटिव एंड नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव मेथड्स। तो अब हम इनको ब्रीफली पढ़ेंगे बारी बारी से। तो है क्वांटिटेटिव मेथड। As you may have gathered by now, psychological tests, questionnaires, structured interviews, etc. contain a series of close-ended questions. That is, the questions and their probable responses are given in these measures. Generally, these responses are given in scaled forms. That is, they indicate the strength and magnitude of the response. For example, they may vary from 1 to 5, 7 or 11 or high. The participant's task is to collect the most appropriate response. अब इसमें क्या बताया हुआ है कि हमने जैसे ये है साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, जैसे हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, क्वेश्चनियर्स हो गए या फिर स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ जो हो गए, इनमें क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। अब क्लोज एंडेड क्वेश्चंस कौन से होते हैं। क्लोज एंडेड मीन्स हमने ऑप्शंस दिए हैं और पार्टिसिपेंट को उन ऑप्शंस में से ही कोई क्लिक करना है। जैसे मेनली अगर मैं सिंपल वे में बोलूँ कि जैसे क्वेश्चन है कि हाउ मच यू आर हैप्पी, 1 2 3 4 5, ऐसे हमने 5 ऑप्शंस में दे दिया कि रेट करो कि तुम कितने हैप्पी हो। कोई करेगा 4, कोई करेगा 2, कोई करेगा 5। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम क्लोज एंडेड क्वेश्चंस बोलते हैं, जिसमें जो पार्टिसिपेंट है वो अपने ओपिनियन नहीं दे सकता, बल्कि उसको उन ऑप्शंस में से ही क्लिक करना होगा। ठीक है, दीज रिस्पॉन्सेज आर गिवन इन स्केल्ड फॉर्म्स। स्केल्ड फॉर्म्स में इन क्वेश्चंस को दिया जाता है। जैसे दे मे वैरी फ्रॉम 1 to 5 या फिर 7 या 11 ऐसे। ठीक है, द पार्टिसिपेंट्स टास्क इज टू सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन रिस्पॉन्स। जो मोस्ट अप्रोप्रिएट उनको लगता है, उनको वो उस पर टिक करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। Sometimes there are right and wrong responses. A researcher assigns a number to each answer. Normally 1 for right answer and 0 for wrong answers. At the end, the researcher calculates the total of all these numbers and arrives at an aggregate score which tells about the participants' level on that particular attribute. उसके बाद वो उन बेसिस पे ये निकालते हैं कितने स्कोर उनको मिला, उस हिसाब से वो पार्टिसिपेंट्स का लेवल पता लगाते हैं। चाहे वो अगर इंटेलिजेंस का टेस्ट ले रहे हैं तो इंटेलिजेंस का पता लगाएंगे, उसके लेवल का पता लगाएंगे, एकेडमिक इंटेलिजेंस के लेवल का पता लगाएंगे। तो ऐसा होता है। इन डूइंग सो द रिसर्चर कन्वर्ट्स द साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स इनटू अ क्वांटिटी। For the purpose of drawing conclusions, a researcher may compare individual score with that of the group or compare the scores of two groups. तो अब इसमें कंक्लूजन कैसे निकलेगा। अब जैसे पार्टिसिपेंट्स का उन्होंने ग्रुप बनाया, 2 ग्रुप, तो इस ग्रुप का स्कोर और इस ग्रुप का स्कोर वो कंपेयर करेंगे। इस हिसाब से वो कंक्लूजन लिख सकते हैं। जैसे हैप्पी वाला एग्जांपल हमने ऊपर दिया था, तो इसमें कंक्लूजन क्या होगा, अगर इसका स्कोर ज़्यादा है, इसमें जो पॉजिटिव आंसर ज़्यादा दिए हैं पार्टिसिपेंट्स ने, तो हम बोलेंगे कि जो पार्टिसिपेंट्स ऑफ ग्रुप ए, अगर इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, तो पार्टिसिपेंट्स ऑफ ग्रुप ए आर मोर हैप्पी देन ऑफ ग्रुप बी। ऐसा कुछ कंक्लूजन हम निकालेंगे। या फिर पार्टिसिपेंट्स के बीच का भी हो सकता है वो कंपैरिजन। ठीक है, दिस रिक्वायर्स यूज ऑफ सर्टेन स्टैटिस्टिकल मेथड्स अबाउट विच यू विल स्टडी लेटर। तो यही सब था। तो ये समझ लो कि जो क्वांटिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव मतलब इसमें कोई क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी, किसी की क्वांटिटी बताना। और ये समझ लो क्वांटिटेटिव है तो उधर नंबर्स का रोल होता है। अगर बेसिकली तुमको याद रखना है कैसा होता है तो उसमें। तो ये था हमारा क्वांटिटेटिव मेथड। अब नेक्स्ट इज हमारा क्वालिटेटिव मेथड। ह्यूमन एक्सपीरियंसेस आर मोर कॉम्प्लेक्स, ये पता है। दिस कॉम्प्लेक्सिटी इज लॉस्ट व्हेन वन एलिसिट्स इंफॉर्मेशन from a respondent on the basis of question. If you want to know how a mother feels about the loss of her child, you will need to hear her story to understand how her experience is organized and what meaning she has given to her suffering. Any attempt at its quantification will not enable you to get the principles of organizing such experiences. Psychologists have developed various qualitative methods to analyze data. अब हम qualitative methods पढ़ेंगे। वन ऑफ देम इज नैरेटिव एनालिसिस। तो पहला कौन सा है क्वालिटेटिव का, नैरेटिव एनालिसिस। तो इसका मतलब क्या है। डेटा आर नॉट ऑलवेज अवेलेबल इन फॉर्म्स ऑफ स्कोर्स। जैसे हमने पढ़ा क्वालिटेटिव कब यूज़ होता है, क्वालिटेटिव मेथड जब हमारे पास जो डेटा है वो स्कोर्स में प्रेजेंट हो।
क्या है हमारा डेटा स्कोर्स में प्रेजेंट हो, पर हमेशा स्कोर्स में प्रेजेंट नहीं हो सकता, तो उस टाइम हम क्वालिटेटिव मेथड्स का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला क्वालिटेटिव मेथड है हमारा नैरेटिव एनालिसिस। व्हेन द रिसर्चर यूजेस द मेथड ऑफ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, द डेटा आर जनरली इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, मतलब इन पार्टिसिपेंट्स ओन वर्ड्स, फील्ड नोट्स टेकन बाय द रिसर्चर, फोटोग्राफ्स, इंटरव्यू रिस्पॉन्स नोटेड बाय द रिसर्चर और टैप्ड वीडियो रिकॉर्डेड इनफॉर्मल टॉक्स एक्सेट्रा। तो अब देखो, जब रिसर्चर जो है खुद पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन या फिर अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू यूज़ करते हैं, ये मेथड्स यूज़ करते हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए, तो बेसिकली वो डेटा किस फॉर्म में लेते हैं? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होता है? वो इन्फॉर्मेशन जो कि पार्टिसिपेंट्स के अपने ओन वर्ड्स में हो, या फील्ड नोट्स मतलब उसी टाइम जो नोट्स बनाते हैं रिसर्चर, उनको फील्ड नोट्स बोलते हैं, या तो उस फॉर्म में हो, या फोटोग्राफ्स में हो, या कोई वीडियो रिकॉर्डेड है तो उसमें, या फिर इनफॉर्मल टॉक्स जो नॉर्मली बातें होती हैं उस फॉर्म में होती हैं। तो दीज टाइप ऑफ डेटा कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू स्कोर्स और सब्जेक्टेड टू स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। अब ऐसे टाइप के जो डेटा है जो पार्टिसिपेंट्स का ओन वर्ड्स के बेसिस पे है, तो ऐसी जो इन्फॉर्मेशन होती है, ऐसी जो डेटा होती है, वो हम नॉर्मली स्कोर्स के फॉर्म में हम उनको कन्वर्ट नहीं कर सकते, और ना ही उनका हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हैं। तो इस टाइम पे जो रिसर्चर है, रेदर द रिसर्चर यूजेस द टेक्निक ऑफ कंटेंट एनालिसिस टू फाइंड आउट थेमेटिक कैटेगरीज एंड बिल्ड दोज कैटेगरीज टेकिंग एग्जांपल्स फ्रॉम डेटा, इट इज़ मोर डिस्क्रिप्टिव इन नेचर। तो अब तक हमने क्या समझा था? एनालिसिस ऑफ डेटा के दो मेथड्स होते हैं, एक क्वालिटेटिव, एक क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव। जब हमारा जो डेटा होता है, यहाँ पे लिखते हैं, जब हमारा जो डेटा होता है वो स्कोर्स के फॉर्म्स में होता है, तब हम क्या यूज़ करते हैं? क्वांटिटेटिव मेथड यूज़ करते हैं। लेकिन जो हमारा डेटा होता है वो नॉर्मल वर्ड्स के फॉर्म्स में, फोटोग्राफ्स के फॉर्म्स में होता है, तब हम क्या यूज़ करते हैं? क्वालिटेटिव मेथड। ठीक है, तो ये हमने अभी समझा। अब अगला टॉपिक क्या है हमारा? लिमिटेशंस ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी। ठीक है, द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ ईच मेथड हैव बीन डिस्कस्ड अर्लियर। इन दिस सेक्शन यू विल रीड सम जनरल प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय साइकोलॉजिकल मेजरमेंट। तो बेसिकली हमने हर मेथड का, जो हमने शुरू में मेथड्स पढ़े थे, उनकी जो एडवांटेजेस थी और लिमिटेशंस थी, वो हमने पहले डिस्कस कर ली थी। जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं वो कुछ जनरल प्रॉब्लम्स हैं जो कि साइकोलॉजिकल मेजरमेंट के दौरान आती है। तो पहला है लैक ऑफ ट्रू ज़ीरो पॉइंट। अब लैक ऑफ ट्रू ज़ीरो पॉइंट का मतलब क्या है? इन फिजिकल साइंसेस मेजरमेंट्स डू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। साइंस की फील्ड में क्या होता है? कोई भी मेजरमेंट जो होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? ज़ीरो से। जैसे इफ़ यू वांट टू मेजर द लेंथ ऑफ टेबल, यू कैन मेजर इट स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो एंड कैन से इट इज़ 3 सेंटीमीटर लॉन्ग, या कुछ भी। ठीक है, 3 मीटर लॉन्ग या ऐसे कुछ। साइकोलॉजिकल मेजरमेंट्स डू नॉट हैव अ ट्रू ज़ीरो पॉइंट। पर जो क्या है, साइकोलॉजिकल मेजरमेंट्स जो हम लेते हैं उनका अपना कोई ट्रू ज़ीरो पॉइंट नहीं होता कि वो मेजरमेंट यहाँ से शुरू करें। नो पर्सन, अब ये क्यों, ऐसा क्यों होता है? फॉर एग्जाम्पल, नो पर्सन इन दिस फील्ड हैज़ ज़ीरो इंटेलिजेंस। अब जैसे इंटेलिजेंस का इधर एग्जाम्पल लिया है इन्होंने, तो कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसमें ज़ीरो इंटेलिजेंस हो, तो हम उसकी इंटेलिजेंस ज़ीरो से मेजर नहीं करेंगे कि हर किसी में कुछ ना कुछ इंटेलिजेंस होता है, उसका ज़ीरो पॉइंट होगा ही नहीं। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या ट्रू ज़ीरो पॉइंट तो है ही नहीं। अब अगर हमें इंटेलिजेंस मेजर करना है तो उसका कोई ट्रू ज़ीरो पॉइंट नहीं है, क्योंकि किसी भी पर्सन में जो इंटेलिजेंस होती है वो ज़ीरो होती ही नहीं है। किसी में, छोटे से छोटे बच्चे में भी थोड़ी बहुत इंटेलिजेंस होती है। All of us have some degree of intelligence. What psychologists do is that they arbitrarily decide a point as 0 point and proceed further. अब साइकोलॉजिस्ट क्या करेंगे? किसी भी एक पॉइंट को वो ज़ीरो मानकर अपनी जो आगे की ऑब्जर्वेशन है वो करते हैं। जैसे ज़ीरो ना मानकर, जैसे हम बोले, एक बिस्किट का पैकेट का एग्जांपल ले लेते हैं। बिस्किट का पैकेट है हमारे पास, उसमें बिस्किट बेचेगा कोई तो कुछ ना कुछ बिस्किट भर के बेचेगा। जैसे ये एक बिस्किट का पैकेट है, इसमें कितने बिस्किट है? इतने बिस्किट है। कितने? 6 बिस्किट है। अब अगर ये हम मान लें कि जो इसमें बिस्किट है वो इंटेलिजेंस है इंसान का, और पैकेट जो है वो पर्सन है एक, तो एक रिसर्चर क्या करेगा? वो कुछ मान लेगा। जैसे उसने पैकेट नहीं खोला तो हम मान लेंगे कि इसमें 2 बिस्किट है, ऐसा कुछ। तो वो 2 को क्या बना लेगा? अपना ज़ीरो पॉइंट बना लेगा। उसके बाद वो आगे का डेटा निकाल के उसका एक्चुअल जो इंटेलिजेंस है वो पता लगाएगा। तो ऐसा कुछ होता है। एज अ रिजल्ट, वॉट एवर स्कोर्स वी गेट इन साइकोलॉजिकल स्टडीज़ आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर।
rather they have relative value, ठीक है. In some of the studies ranks are used as scores. अब कुछ स्टडीज़ में क्या होता है, रैंक्स यूज़ होती है. जैसे ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सम टेस्ट द टीचर अरेंजेस द स्टूडेंट्स इन एन ऑर्डर. जैसे अगर किसी को 100 में से 99 मार्क्स आए तो उसकी रैंक 1 होगी, 98 फिर उसकी रैंक 2, 90 उसकी रैंक 3, 84 उसकी रैंक 4. ऐसे बेसिस पे वो ऑर्डर में वो बच्चों को लगाती है. द प्रॉब्लम इन सच टाइप ऑफ असेसमेंट इज दैट द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड रैंक होल्डर्स में नॉट बी द सेम एज इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सेकेंड एंड थर्ड रैंक होल्डर्स. इसका मतलब क्या हुआ, आउट ऑफ 50 द फर्स्ट रैंक होल्डर माइट स्कोर 48, द सेकेंड 47 एंड द थर्ड इज 40. एज यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड रैंक होल्डर्स इज नॉट सेम as is the case between second and third holders. This also illustrates the relative nature of the psychological measurements. अब जैसे क्या बोल रहा है वो, डिफरेंस इन दोनों में जितना उतना इन दोनों में नहीं है कि नहीं ना ज़रूरी हो. जैसे इन दोनों में क्या है 1 मार्क का डिफरेंस है, लेकिन इन दोनों में 8 मार्क का डिफरेंस है एंड इन दोनों में 6 मार्क्स का डिफरेंस है. तो जो डिफरेंस है उनके बीच का वो भी सेम नहीं है. तो ये भी एक तरीके का नेचर है किसका, साइकोलॉजिकल मेजरमेंट का. ये था हमारा पहला लिमिटेशन. अब नेक्स्ट लिमिटेशन है हमारा रिलेटिव नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल टूल्स. अब इसका मतलब क्या हुआ, साइकोलॉजिकल टेस्ट आर डेवलप्ड कीपिंग इन व्यू द सेलिएंट फीचर्स ऑफ अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट. इसका मतलब क्या हुआ, अब जैसे एक टेस्ट है उसको डेवलप किया गया किन के लिए, अर्बन स्टूडेंट्स के लिए. तो उसमें जो क्वेश्चंस होंगे, आइटम्स होंगे, उसमें कैसे वर्ड्स यूज़ होंगे जो कि अर्बन सेटिंग्स में हो, जैसे मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स, एयरप्लेन्स, मेट्रो, रेलवे एक्सेट्रा. पर अगर ऐसा टेस्ट अगर डेवलप हुआ तो ये उनके लिए सूटेबल है जिन्होंने ये सब देख रखा है, जो अर्बन सिटीज़ में रहते हैं. पर उनका क्या, जो चिल्ड्रन ट्राइबल एरियाज़ में रहते हैं, सच अ टेस्ट इज़ नॉट सुटेबल फॉर द यूज़ विद चिल्ड्रन लिविंग इन ट्राइबल एरियाज़ who would be more at ease with items that describe their flora and fauna. Similarly, a test developed in the Western countries may or may not be applicable in the Indian context. Such tests need to be properly modified and adapted, keeping in view the characteristics of context in which they are to be used. तो कुछ हर एक टूल का अपना अपना एक नेचर होता है, रिलेटिव नेचर, ठीक है. उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन करा गया है कि हर टेस्ट हर किसी के लिए यूज़ नहीं हो सकता. जैसे एक अर्बन सिटी में रहने वाला बच्चा है, उसके लिए अगर कोई टेस्ट बना है उसका कुछ पता लगाने के लिए, इंटेलिजेंस या कुछ भी मान लो, तो हम वो टेस्ट ट्राइबल एरियाज़ में रहने वाले बच्चों पे अप्लाई नहीं कर सकते. तो ये बता रहा है. थर्ड लिमिटेशन है सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वालिटेटिव डेटा. डेटा फ्रॉम क्वालिटेटिव स्टडीज़ आर लार्जली सब्जेक्टिव. क्वालिटेटिव डेटा जो होता है उसमें जो स्टडीज़ होती हैं वो ज़्यादातर जो होती हैं सब्जेक्टिव होती हैं, सिंस दे इन्वॉल्व इंटरप्रिटेशन ऑन द पार्ट ऑफ रिसर्चर एज वेल एज द पर्सन प्रोवाइडिंग डेटा. तो जो ये इंटरप्रिटेशंस होती है इन इस टाइम पे वो हर इंडिविजुअल से वेरी करती है. मतलब एक इंडिविजुअल से, जैसे द इंटरप्रिटेशंस में वेरी फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू द अनदर. It is therefore often suggested that in case of qualitative studies, the field work should be done by more than one investigator, who at the end of the day should discuss their observations and arrive at an agreement before finally giving it a meaning. In fact, one is better off if the respondents too are involved in such meaning making process. तो ये था पहला लिमिटेशन. क्या था कि ट्रू ज़ीरो पॉइंट नहीं होता कुछ कुछ मेजरमेंट्स में. और सेकंड था हर एक साइकोलॉजिकल टूल का अपना अपना एक रिलेटिव नेचर होता है. और थर्ड क्या था कि क्वालिटेटिव डेटा में ज़्यादातर सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन होते हैं जो कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी करते हैं. ये हो गया हमारा टॉपिक. अब हम लास्ट टॉपिक पे आते हैं ऑफ दिस चैप्टर, सेकेंड चैप्टर हमारा, विच इज़ एथिकल इशूज़. अब एथिकल इशूज़ क्या होते हैं. साइकोलॉजिकल रिसर्च इज कंसर्न विद ह्यूमन बिहेवियर. द रिसर्चर इज एक्सपेक्टेड टू फॉलो सर्टेन एथिक्स और मोरल प्रिंसिपल्स वाइल कंडक्टिंग द स्टडीज़. अब एथिकल इशूज़ क्या होती है. साइकोलॉजिकल रिसर्च जब एक रिसर्चर के द्वारा की जा रही होती है तो जो वो रिसर्च होती है साइकोलॉजिकल रिसर्च, इट इज़ मोर कंसर्न विद ह्यूमन बिहेवियर. मेन फोकस जो होता है वो ह्यूमन बिहेवियर पे होता है. और रिसर्चर क्या करते हैं, रिसर्चर कुछ बेसिक मोरल प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं जिनको हम एथिक्स बोलते हैं. एथिक्स को ही मोरल प्रिंसिपल्स बोलते हैं. तो कुछ ऐसी मोरल प्रिंसिपल्स होती है जिनको फॉलो करना होता है रिसर्चर को वाइल कंडक्टिंग द स्टडीज़. तो इन्हीं एथिक्स को हम मोरल प्रिंसिपल्स कहते हैं जो कि एक रिसर्चर के द्वारा यूज़ की जाती है वाइल कैरिंग अ रिसर्च. दीज प्रिंसिपल्स आर. अब प्रिंसिपल्स कौन कौन से, कौन कौन से मोरल प्रिंसिपल्स की बात हो रही है. रिस्पेक्ट फॉर पर्सनस प्राइवेसी, जो पार्टिसिपेंट है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं उसकी प्राइवेसी. चॉइस टू पार्टिसिपेट इन द स्टडी, क्या वो जो पार्टिसिपेंट है वो पार्टिसिपेट करना चाहता भी है या नहीं. बेनिफिशियंस और प्रोटेक्टिंग द पार्टिसिपेंट्स इन द स्टडी फ्रॉम एनी हार्म. जस्टिस
और शेयरिंग द बेनिफिट्स ऑफ रिसर्च विद ऑल पार्टिसिपेंट्स। तो ये कुछ बेसिक एथिकल इशूज़ है जो अब हम आगे पढ़ेंगे, या फिर एथिकल प्रिंसिपल्स। तो पहला जो है हमारा एथिकल इशू, एथिकल प्रिंसिपल, वो है वॉल्यूंटरी पार्टिसिपेशन। अब वॉल्यूंटरी पार्टिसिपेशन क्या होता है? दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द पर्सन्स ऑन whom you want to conduct the study should have the choice to decide whether to participate or not to participate in the study। अब एक पार्टिसिपेंट है, हम उसको एज अ डेटा हम उसको यूज़ करना चाहते हैं अपनी रिसर्च में, ठीक है। तो जैसे हम डेटा कलेक्ट करने के लिए पार्टिसिपेंट्स को हम इकट्ठा करते हैं, वैसे ही जो अगर एक पार्टिसिपेंट मान लिया हमने ये है, तो ही हैज़ द राइट टू डिसाइड वेदर ही और शी वांट टू पार्टिसिपेट इन द स्टडी, इन द रिसर्च और नॉट। अगर सामने वाला पार्टिसिपेंट कह रहा है नहीं, हम मुझे नहीं पार्टिसिपेट करना, तो हम उसको फोर्स नहीं कर सकते, तो ये गलत है, ये एथिकल इश्यूज़ के खिलाफ होगा। द participants should have the freedom to decide about their participation without any coercion or excessive inducement, and the freedom to withdraw from the research without penalty once it has begun। अब मान लो पार्टिसिपेंट जो था उसने भाग ले लिया, ही हैज़ पार्टिसिपेटेड इन द रिसर्च, पर बीच में अगर उसको कोई तकलीफ लगे या उसको लग रहा है कि उसको नहीं करनी चाहिए रिसर्च में पार्टिसिपेशन, तो वो कभी भी विड्रॉ कर सकता है, कभी भी वो कह सकता है कि मुझे आगे का ये रिसर्च नहीं करना है, विदाउट एनी पेनल्टी। तो ये था हमारा वॉलंटरी पार्टिसिपेशन। दूसरा आता है इधर इन्फॉर्म्ड कंसेंट। अब इन्फॉर्म्ड कंसेंट क्या होता है? इट इज़ एसेंशियल दैट द पार्टिसिपेंट्स इन अ स्टडी शुड अंडरस्टैंड व्हाट विल हैपन टू देम ड्यूरिंग द स्टडी। अब एक स्टडी है, स्टडी के दौरान जो रिसर्चर है उसको पहले से पार्टिसिपेंट्स को सारे रूल्स, क्या क्या होगा उस रिसर्च में, वो सब अच्छे से उसको बताना पड़ेगा। क्या क्या हो सकता है उस पार्टिसिपेंट के साथ उस रिसर्च के द्वारा, ये भी उसको बताना पड़ेगा। मतलब सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है उस रिसर्च के द्वारा, और इसके पार्टिसिपेशन से उसके रिसर्च में कैसे हेल्पफुल होगा, किस तरह से प्रभाव पड़ेगा उस पार्टिसिपेंट पे, उस रिसर्च का, ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आनी चाहिए किसको? पार्टिसिपेंट को। ये ज़रूरी है। द प्रिंसिपल ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट स्टेज दैट द पोटेंशियल पार्टिसिपेंट्स मस्ट रिसीव दिस इन्फॉर्मेशन बिफोर डेटा फ्रॉम देम आर कलेक्टेड। और ये काम कब होना चाहिए? बिफोर द डेटा इज कलेक्टेड, ठीक है, सो दैट दे मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट पार्टिसिपेशन इन द स्टडी। In some of the psychological experiments, electric shock is given to the participants during experiment। अब ये चीज़ क्यों होनी चाहिए? कुछ स्टडीज़ ऐसी होती है जिसमें पार्टिसिपेंट्स को जो है इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। तो अब देखो, उस पार्टिसिपेंट को बिना बताए तुम उसको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं दे सकते। तो सारे के सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है और क्या क्या होगा उस पार्टिसिपेंट के साथ, क्या क्या काम है उस पार्टिसिपेंट से, वो अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। स्टिल इन सम केसेस obnoxious, example harmful or unpleasant stimuli are presented. They may at times be required to give some private information which is generally not shared with others. In some studies, the technique of deception is used in which the participants are given instructions to think or imagine in certain ways and are given false information or feedback about their participants। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं। तो इसमें मेनली ये याद रखना कि उसको सारी इन्फॉर्मेशन हमको पहले से ही दे देनी होगी रिगार्डिंग द रिसर्च, ठीक है। अब थर्ड है डी ब्रीफिंग। डी ब्रीफिंग क्या होता है? वंस द स्टडी इज ओवर, the participants are provided with necessary information to complete their understanding of research. This is particularly important if deception has been used in the study. Debriefing ensures that participants leave the study in the same physical and mental state as when they entered। अब जब स्टडी ओवर होती है उसके बाद जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको नेसेसरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है ताकि वो अपनी रिसर्च कंप्लीट कर सके इन अ बेटर वे, और उनका जो मेंटल स्टेट था वो वैसे का वैसा रहे जैसा उन्होंने रिसर्च के शुरू में थे वो, क्योंकि उन पे अगर मेंटली कोई प्रभाव पड़ेगा तो उससे उनकी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ सकता है। तो इसका भी जो है रिसर्चर को अपने ध्यान में रखना होगा ताकि उसका मेंटल स्टेट stable रह पाए। It should offer reassurance to the participants. The researcher should make efforts to remove any anxiety or other adverse effects that participants may have felt as a result of being deceived in the course of the study. To remove any anxiety, अगर कोई एंग्जाइटी फील हुई है उस रिसर्चर को तो उसको भी रिमूव करने का काम किसका है? रिसर्चर का। देन फोर्थ इज शेयरिंग द रिजल्ट्स ऑफ द स्टडी। जो भी रिजल्ट आया स्टडी से वो सारा शेयर करना रिसर्चर का काम है विद द पार्टिसिपेंट। In psychological research, after collecting information from the participants, we come back to our places of work, ठीक है। Analyze the data, ड्रॉ कंक्लूजन्स, ये तो बेसिक है, ये तुम्हें पता है रिसर्च में क्या होते हैं। बेसिक हम डेटा कलेक्ट करते हैं, उससे हम उस डेटा का हम एनालिसिस करते हैं, देन हम कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं, कंक्लूजन्स निकालते हैं। इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर द रिसर्चर टू गो बैक टू द पार्टिसिपेंट्स एंड शेयर द रिजल्ट्स ऑफ द स्टडी विद देम। इसके साथ साथ जो रिसर्चर का काम है वो ये भी है कि वो जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ वो रिजल्ट्स शेयर करे। व्हेन यू गो फॉर डेटा कलेक्शन द पार्टिसिपेंट डेवलप सर्टेन एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू, ठीक है। जब हम डेटा कलेक्ट करने जाते हैं किसी पार्टिसिपेंट के पास तो एक्सपेक्टेशंस तो जाहिर सी बातें आती है कि जैसे
हमने किसी रिसर्च में भाग लिया, हमको यूज़ करके उसने डेटा कलेक्ट किया, तो हमारे अंदर जिज्ञासा होगी जानने की कि रिजल्ट क्या है, हमने इस तरह से आंसर दिया था तो उधर रिजल्ट कैसा होगा, ऐसा कुछ। वन ऑफ द एक्सपेक्टेशंस इज दैट यू विल टेल देम अबाउट देयर बिहेवियर दैट यू हैव इन्वेस्टिगेटेड इन द स्टडी। एज अ रिसर्चर इट इज़ आवर मोरल ड्यूटी टू गो बैक टू द पार्टिसिपेंट। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई फोर्थ वाली। देन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डेटा सोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहनी चाहिए किसकी, पार्टिसिपेंट की। मीन्स इसका मतलब क्या है, द पार्टिसिपेंट्स इन अ स्टडी हैव द राइट टू प्राइवेसी। प्राइवेसी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको मेंटेन करना रिसर्चर का काम है। द रिसर्चर मस्ट सेफ गार्ड देयर प्राइवेसी बाय कीपिंग द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय देम इन स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंस। अब कुछ इन्फॉर्मेशन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो पार्टिसिपेंट देता है रिसर्च के द्वारा, जैसे नेम, उसका एज, वेदर ही इज़ फीमेल और मेल, उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इकोनॉमिक स्टेटस। तो ऐसी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है जो पार्टिसिपेंट देता है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियलिटी का रहना इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे इस इन्फॉर्मेशन का बाहर ना जाना। द इन्फॉर्मेशन शुड नॉट ओनली बी यूज्ड फॉर रिसर्च पर्पसेस एंड इन नो सर्कमस्टांसेस इट शुड बी पास्ड ऑन टू अदर इंटरेस्टेड पार्टीज। द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ प्रोटेक्टिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ पार्टिसिपेंट इज नॉट टू रिकॉर्ड देयर आइडेंटिटीज। मीन्स ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड किए बिना वो रिसर्च की जो शुरुआत है वो कर देते हैं, ऐसे भी हम कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रख सकते हैं। However, not possible in certain kinds of research. In such cases, code numbers are given on the data sheet and the names with the codes are kept separately. The identification list should be destroyed as soon as research is over. तो इसके साथ हमने अपना सेकेंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तुम लोग एक बार अच्छे से इसकी रीडिंग मार लोगे तो तुम्हें सब समझ आ जाएगा। तो इसके साथ हमारा कौन सा चैप्टर ख़त्म हुआ है, हमारा चैप्टर 2 विच इज़ मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी। हम अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर के अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहिए। बाय बाय।